दोस्तों, आज की कहानी कानपुर शहर के एक करोड़पति बिजनेसमैन ओम प्रकाश दसानी के दो बेटों में से छोटे बेटे पीयूष दसानी और उसकी वाइफ ज्योति दसानी की है। 2 साल पहले ही पीयूष की शादी ज्योति से हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश के एक करोड़पति परिवार से आती है। शादी के 2 साल बाद 27 जुलाई 2014 को पीयूष की वाइफ ज्योति दसानी अपने पति पीयूष से बोलती हैं कि उसका मन आज बाहर घूमने का कर रहा है और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने पीने का। पीयूष अपनी बीवी की बात मान जाता है और दोनों दोपहर 11 बजे घूमने के लिए बाहर जाते हैं। कानपुर के कार्निवाल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और करीब 12:15 बजे वो लोग अपनी होंडा एकॉर्ड कार में बैठकर वहां से वापस घर के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक सुनसान सड़क पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाश उन्हें घेर लेते हैं। कार के रुकते ही बदमाशों ने पीयूष को कार से बाहर निकाला, उसको पीटना शुरू कर दिया और फिर 2 बदमाश पीयूष की कार को छीनकर बीवी समेत कार को लेकर भाग जाते हैं। पीयूष मदद के लिए लोगों को पुकारता है और फिर अपने पिता को फोन करके सारी घटना के बारे में बताता है। इसके बाद एक मोटरसाइकिल वाले की मदद से पास के पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और वहां पुलिस वालों को अपना परिचय देकर पूरी वारदात के बारे में बताता है। पुलिस वाले उस वक्त बुरी तरह से चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शहर के नामी गिरामी कारोबारी की बहू को दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच से बदमाशों ने अगवा कर लिया है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके लिए तो एक छोटा सा लाइक है, पर आपका ये छोटा सा लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और हमें नई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बहुत से दोस्त हैं जो सिर्फ वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरी सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। पीयूष के FIR लिखवाने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आती है और पुलिस के तमाम आला अफसर भी मामले की जांच में जुट जाते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पीयूष घर लौटता है। बहू के दिन दिहाड़े अगवा होने की खबर से घर में कोहराम सा मच जाता है। इधर पुलिस की तफ्तीश और तेज होने लगती है। पुलिस के अफसरों की एक टीम पीयूष के घर पहुंचती है और पीयूष को लेकर वारदात वाली जगह का मुआयना करती है। पीयूष पुलिस अफसरों के साथ रेस्टोरेंट से लेकर उस जगह तक जाता है जहां उसे बदमाशों ने घेरा और उसकी पिटाई के बाद उसकी कार और बीवी को छीनकर भाग गए थे। पुलिस अफसरों ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर को फ्लैश करवा दिया ताकि उसे कहीं पर भी पहचान कर कब्जे में लिया जा सके। नंबर फ्लैश होने के कुछ ही देर बाद दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस कंट्रोल रूम से खबर आई कि जिस कार की तलाश की जा रही थी वो शहर के एक वीरान जगह पे खड़ी है। गाड़ी मिलने की खबर मिलते ही पुलिस अफसरों की टीम उस जगह पर पहुंची। पुलिस की टीम ने गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही होंडा एकॉर्ड का दरवाजा खोला तो भीतर का मंजर देखकर वहां मौजूद हर एक के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। गाड़ी के भीतर खून ही खून बिखरा हुआ था और कार की सीट पर पीयूष की पत्नी ज्योति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। कार के भीतर की हालत से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्या की ये वारदात को हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि खून अभी जमना शुरू नहीं हुआ था। कार में ज्योति की लाश मिलने की खबर जैसे ही पीयूष के घर पहुंची तो वहां मातम पसर गया। रोते पीटते घर में हर तरफ मातम छा गया। अब एक ही सवाल हर किसी की जुबान पर उठ रहा था कि रविवार के दिन सुबह उन दोनों के घर से निकलने के महज 2 से ढाई घंटे के भीतर ये सब कुछ कैसे हो गया। आखिर ये किया किसने और क्यों। सवाल यह भी था कि अगर ज्योति की किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई तो फिर फिरौती की रकम मांगने से पहले ही उसका कत्ल क्यों कर दिया गया। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए घर वालों से कुछ पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन घर में हर एक का रो रो कर बुरा हाल था। पीयूष का भी रो रो के बुरा हाल था, मगर पुलिस के लिए जरूरी था कि किसी भी सूरत में पीयूष के घर वालों से अपने सवालों के जवाब हासिल करे। इसी बीच ज्योति का पोस्टमार्टम होना था, लिहाजा घर के तमाम लोग हॉस्पिटल में जमा हो गए। तमाम पुलिस अफसर भी वहां इकट्ठे हो गए। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े पीयूष को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो कुछ देर पहले घर पर भी पीयूष से मिल चुका था और बयान दर्ज करते वक्त पीयूष की हालत को देख चुका था। लिहाजा उसे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े पीयूष को देखकर थोड़ा अटपटा लगा। अटपटा इसलिए लगा क्योंकि उस वक्त पीयूष के कपड़े बदले हुए थे। जो टी-शर्ट पहनकर वो अपनी बीवी के साथ लंच के लिए निकला था, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वही पीयूष किसी दूसरी टी
शर्ट में दिखाई दे रहा था। असल में पुलिस अफसर इस बात से हैरान था कि जिस शख्स की बीवी का अभी अभी कत्ल हुआ हो वो शख्स पोस्टमार्टम हाउस जाने के लिए आखिर कपड़े क्यों बदलेगा। बस यही बात उस पुलिस अफसर को खटक रही थी। इस खटकती हुई बात को उस पुलिस अफसर ने अपने ही एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को बताई और ये बात दोनों पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह चुभने लगी। उन्हें लगने लगा कि आखिर इस मातम की घड़ी में कपड़ों को बदलने की जरूरत क्या है। पर एक टी शर्ट की वजह से पियूस पर शक करने की बात भी पुलिस वालों को थोड़ा अखर रही थी, लेकिन अब पुलिस उसे एक सस्पेक्ट यानी संदिग्ध मानकर देखने लगी थी। इसी बीच पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि ज्योति के शरीर पर तेज धारदार हथियार के 1-2 नहीं बल्कि 17 निशान थे। पुलिस को ये बात भी अजीब लग रही थी कि अगर लुटेरे थे और फिरौती चाहते थे, साथ ही साथ ज्योति का मर्डर भी करना चाहते थे, तो 1-2 चाकू से मार कर भी बात खत्म कर सकते थे। लेकिन इतने वार का मतलब है कि वो इस बात के लिए पक्का हो जाना चाहते थे कि किसी भी सूरत में ज्योति बचने ना पाए। मतलब ये बात पक्की है कि उन्हें ज्योति को मारने की सुपारी किसी ने दी थी। पुलिस के लिए ये सवाल पेचीदा था क्योंकि मर्डर में ऐसे हालात तभी हो सकते हैं जब किसी की किसी के साथ कट्टर दुश्मनी हो और वो पूरी तरह से बदला लेने के लिए ऐसी वारदात को अंजाम दे। लेकिन ज्योति की शादी को तो 2 ही साल हुए थे, यानी 2 साल से ही वो कानपुर में रह रही थी। ऐसे में कानपुर में उसके जानने वाले ज्यादा हों और उनके साथ कोई गहरी दुश्मनी भी हो, ये मुमकिन नहीं था। अब इन सब बातों को साथ में लेकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले पियूस का वो बयान जिसमें उसने बताया था कि वो संडे की सुबह करीब 11:30 बजे कार्निवाल रेस्टोरेंट गया था अपनी बीवी ज्योति के साथ। लिहाजा पुलिस ने पहली शुरुआत कार्निवाल रेस्टोरेंट से की। रेस्टोरेंट से पियूस के बयान की तस्दीक भी हो गई कि वो लोग वहाँ गए थे। उसके बाद पुलिस ने उस वक्त का सीसीटीवी चेक किया। सीसीटीवी से भी पियूस के बयान की पुष्टि हो जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और जो टेबल पहले से बुक किया हुआ था वो लोग उस पर जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद की तस्वीर ने पुलिस को फिर बुरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक टेबल पर बैठने के बाद से खाना खाने तक दोनों पति पत्नी एक दूसरे से एक बार भी बात नहीं करते हैं। ये बात पुलिस को थोड़ी सी अटपटी लगी, क्योंकि संडे की सुबह अगर पति पत्नी घूमने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ तो बात करते हैं। दूसरी बात ये भी गौर करने वाली थी कि खाना खाते समय पियूस लगातार किसी के साथ मोबाइल पर बात जरूर कर रहा था। इस बात ने पुलिस को और चौंकाया। इसके अलावा पुलिस को मौकाए वारदात का मंजर भी चौंकाता है, क्योंकि वहाँ बेशक सुनसान था लेकिन कोई न कोई गाड़ी लगातार आ जा रही थी। इसके बावजूद कोई भी चश्मदीद वहाँ मौजूद नहीं, जबकि पियूस ने बाकायदा बयान में लिखवाया था कि बदमाशों ने उसकी पिटाई की और उसे धक्का देकर कार से नीचे धकेल दिया और कार लेकर फरार हो गए। और जब पुलिस ने पियूस के शरीर की जाँच की तो वहाँ उन्हें चोट का एक भी निशान नहीं मिला। जाहिर है पुलिस के लिए ये बातें शक करने के लिए काफी थी। तब पुलिस ने इस मामले में पियूस के खिलाफ सबूत तलाशने की कोशिश की और पियूस की कॉल डिटेल निकलवाई। पियूस की कॉल डिटेल में यूं तो पुलिस को कुछ खास चीज नहीं मिली, पर एक नंबर जरूर मिला जिस पर पियूस सबसे ज्यादा और सबसे देर तक बात करता था। और हैरानी इस बात की थी कि उस नंबर पर वो बीते 3 सालों से ऐसे ही बात करता आ रहा था। फिर क्या था, पुलिस की दिलचस्पी उस नंबर पर जा टिकी। लिहाजा उस नंबर को ट्रैक किया गया तो वो कानपुर की ही एक लड़की का नंबर मिला। उसका नाम था मनीषा। मनीषा कानपुर में पान मसाला बनाने वाले एक बड़े कारोबारी की बेटी थी, यानी वो भी एक करोड़पति बाप की बेटी थी। तब पुलिस को लगा कि ये मनीषा उनके इस केस को सुलझाने की कुंजी हो सकती है। ये मामला 3 बड़े अमीर घरानों का था, लिहाजा पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही थी। पुलिस की अपनी तफ्तीश में जो सबूत और सुराग हाथ लगे वो पियूस को ही कातिल होने की गवाही दे रहे थे। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर संशय में थी कि पुख्ता सबूत के बिना कैसे वो पियूस पर हाथ डाल दे, और वो भी इतने संगीन इल्जाम के साथ। तब पुलिस ने एक दूसरा पैतरा बदला और पियूस को ही पूछताछ के लिए थाने में बुला लिया। पुलिस ने ये कहकर पियूस को बुलाया कि वो ही इस पूरी वारदात का इकलौता चश्मदीद है, लिहाजा उससे पूछताछ करनी जरूरी है। कत्ल के 4 रोज बाद पुलिस ने जब पियूस को पूछताछ के लिए बुलाया तो सवालों की फेहरिस्त से पियूस को ये अंदाजा हो गया कि इस बार मामला कुछ
कुछ गड़बड़ है। पुलिस पीयूष के सामने अपने सुरागों को एक एक कर रखती है। रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज, मौकाए वारदात के हालात, कॉल डिटेल, मनीषा की कॉल डिटेल वगैरह वगैरह। हालांकि थाने में हुई पूछताछ के दौरान पीयूष अपने पुराने बयान पर ही कायम रहा और इसके आगे उसने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला। तब पुलिस ने अपना पैतरा बदला और मनीषा को भी पूछताछ के लिए बुलवा लिया। पुलिस ने पहले तो अलग अलग और फिर एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही दोनों की कॉल डिटेल के साथ साथ उनकी तमाम चैट्स भी उनके सामने रखकर उन्हें ही उनका सच दिखा दिया। पुलिस के सामने अपने निजी रिश्ते का राज आम होते ही दोनों के चेहरों के रंग बदलने लगे और तब पीयूष पुलिस के सामने टूट गया और उसने कत्ल का सारा राज पुलिस के सामने बयां कर दिया। पीयूष की शादी बेशक उसके परिवार के लोगों की मर्जी से जबलपुर की ज्योति से हुई, लेकिन पीयूष असल में मनीषा से बेइंतहा प्यार करता था और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत दोनों ने नहीं जुटा पाई। तब पीयूष की शादी घर वालों ने ज्योति से तय कर दी और पीयूष ने ये रिश्ता मंजूर भी कर लिया। ज्योति से शादी के बावजूद पीयूष कभी उसे अपनी बीवी के तौर पर नहीं रख सका। घर वालों के सामने वो दोनों पति पत्नी के तौर पर रहते थे, लेकिन असल में वो दोनों पति पत्नी कभी बन ही नहीं पाए। पीयूष किसी भी सूरत में ज्योति को अपनी पत्नी मानने को राजी नहीं था और मनीषा से दूर रहना उसे अब गवारा नहीं था। ऐसे में पीयूष और मनीषा ने मिलकर ज्योति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तब पीयूष ने इस पूरे मामले को किडनैपिंग का रंग देने के लिए अपने ड्राइवर और नौकर को साजिश में शामिल किया। दोनों को किसी सुपारी किलर की तलाश करने की जिम्मेदारी दी और तय तारीख को उसने सुबह से ही ज्योति को लंच पर ले जाने के लिए कहना शुरू किया। अपने पति का मूड अच्छा देखकर ज्योति भी तैयार हो गई। लंच के बाद पीयूष ज्योति से लॉन्ग ड्राइव पे चलने की बात करता है। ज्योति का मन नहीं था, पर थोड़ी नानुकुर के बाद ज्योति मान गई। फिर पीयूष उसे उस जगह पर ले गया जहाँ उसने पूरी साजिश का जाल बुन रखा था। वहीं रास्ते में उसे ड्राइवर, नौकर और सुपारी किलर मिले। तब तीनों ने मिलकर पहले ज्योति का गला घोटा और फिर चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार किए और ये सब कुछ पीयूष के सामने किया गया। उसके बाद पीयूष ने ये सारा नाटक रचा। सारी घटना सामने आने के बाद पुलिस ने पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ साथ ड्राइवर, नौकर और दोनों सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में उन्हें पेश किया। 8 साल की लंबी सुनवाई के बाद 21 अक्टूबर 2022 को जिला न्यायालय ने उन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।